स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लेंज का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंज का नियम, लेंज लॉ, अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर। अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या है कि पागलपन है, एक दीवानगी है, ठीक है, एक आवारापन है। इस चैप्टर का एक स्टैंडर्ड है। तो जो शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, जो वर्ड्स मैं यूज करता हूँ, टेक्निकल वर्ड्स, वो आपको लिखने हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और इनको एज मतलब जैसे आप कॉमेडी वीडियो देखते हो उस टाइप से अगर इन वीडियोस को देखोगे तो ज़िंदगी में कभी नंबर नहीं आएंगे। एक एक वीडियो को 3-3 4-4 बार देखोगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर आप भी फिजिक्स के प्रति दीवानगी रखते हो, पागलपन रखते हो, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। नहीं तो इस चैप्टर के जो 5 डेरिवेशन है वो याद करके बाकी चैप्टर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। देखो इधर इस हेडिंग के अंदर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा बन गया बच्चों कि लेंज का नियम लिखिए, यानी लेंज लॉ लिखो, राइट, लेंज लॉ पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि यह किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, मतलब ये किस फिजिकल क्वांटिटी पर कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो याद रखना ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। और तीसरा प्रश्न ये बन गया जो 2019 के अंदर आया था बोर्ड के अंदर कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, समझिए, यानी लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। आई बात समझ में? इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन तो लेंज का नियम लिखिए, राइट, लेंज लॉ, तो वो हम लेंज का नियम लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, यानी कि लेंज लॉ किस पर बेस्ड है, तो वो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और तीसरा बड़ा प्रश्न ये बनता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर क्यों आधारित है, समझिए कैसे आधारित है, यानी लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, कैसे, हाउ, एक्सप्लेन। और ये हमारे चैप्टर के पीछे लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके तुरंत निकाल दो। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3, लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या तीसरा यही है। और यही प्रश्न 2019 के अंदर बोर्ड के अंदर आ चुका है 2 नंबर के अंदर। आई बात समझ में? तो ये समझ में जब भी आएगा जब आपका फिजिक्स के प्रति आपकी दीवानगी है, भाई आपको फिजिक्स के प्रति पागलपन है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी बात है। इसलिए बहुत अच्छे से सीरियस होकर इनको देखें तो मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ गए? 3 क्वेश्चन, लेंज का नियम लिखिए, ये किस पर आधारित है और ये ऊर्जा संरक्षण पर कैसे आधारित है, समझिए। शॉर्ट का तीसरा, लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न पार्ट के पीछे, राइट लेंज लॉ एंड ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन, और हाउ इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, बिल्कुल से मज़ा आएगा। मैं आपने एक कहानी सुनी होगी कि तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसे लेके भागेगी, ठीक है, और तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। यही कंसेप्ट मैं इस लेंज लॉ के अंदर लगाने वाला हूँ। भाई आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा ना, कोई भी लड़का जो होता है वो अगर लड़की के पीछे भागेगा तो लड़की तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएगी, ठीक है, और तुम अगर पैसे के पीछे भागोगे यानी पैसा कमाओगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि हर इंसान भाव खाता है स्टार्टिंग में। जैसे मान लो आप किसी के पास जा रहे हो तो वो आपसे दूर जाएगा, लेकिन आप किसी से दूर जा रहे हो तो वो आपके पास आएगा। हाँ, ये सब जोक नहीं सुना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इधर लगाने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लगाने वाला हूँ। 2 चीज़ें ध्यान रखना कि तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसे लेके भाग जाएगी, और तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी के पीछे भाग रहे हैं तो वो हमसे दूर भाग जाएगी, ठीक है, कि नहीं पास नहीं आना। और अगर तुम किसी से दूर भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा कि भाई कहाँ जा रहा है, इधर आ। आई बात समझ में? हाँ, ये कहानियाँ नहीं है, इसी के अंदर लगाने वाला हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले लेंज का नियम क्या है, लेंज लॉ क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है
तो आपको क्या लिखना है। और एक चीज़ और, अभी देखिए परीक्षाएं नज़दीक है, तो इसलिए एक ध्यान रखना है, लेंज का नियम है, लेंस का नहीं है। लेंज वैज्ञानिक का नाम है, वो लेंस 11 चैप्टर का वो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बोर्ड के एग्जाम हमारे नज़दीक है, इसलिए मैं आपको किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा, टू द पॉइंट थ्रू आउट बात करता हूँ, कंटेंट बेस्ड, क्योंकि अभी मेरे पास में इतना समझाने का ना तो टाइम है, ना एक्स्ट्रा डाटा है, ना आप लोगों का समय ख़राब करूँगा मैं कि किसी टॉपिक पे आपको पहले आधा घंटा भाषण दिया फिर 10 मिनट में समझा दिया, ठीक है। तो ध्यान से आपको मैं एज इट इज़ कंटेंट पे लेके आता हूँ। तो आप लोग थोड़े सी टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखें, जो शब्दावली का प्रयोग मैं परिभाषाओं में, नियमों में जो यूज करता हूँ, आपको भी वही करनी है। आई बात समझ में? लेंज का नियम ध्यान से सुनना, दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। ध्यान से सुनना, लेंज का नियम। लेंज का नियम यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ये जो कहानियां सुनाई थी ना, वही याद रखना हो, वही काम आएगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में आप सबको पता है क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इन दोनों की दिशाएं सदैव इस प्रकार होती है, इन दोनों की दिशाएं हमेशा इस प्रकार होती है कि वो उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। अब कुछ आप लोगों ने लिंक किया होगा, जो ऊपर मैंने कहानी सुनाई थी, आप किसी के पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागेगा, और आप किसी से दूर भागोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। ये है लेंज का नियम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एवरी प्रोसेस के अंदर या एवरी स्टेप्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शंस है वो हमेशा इस टाइप से होती है कि वो उन ऑल फैक्टर्स को अपोज करती है, ठीक है, जिसके कारण उसकी जनरेशन हुई है। कुछ समझ में आया? आई बात समझ में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी इन एवरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन the direction of induced EMF and induced current is in such a way that it will oppose, it will repel all those factors by which it is generated. आई बात समझ में? ड्यूरिंग द एवरी स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट इट विल अपोज या इट विल रिपेल ऑल दोज फैक्टर्स बाय विच दीज आर जनरेटेड। मतलब ये नियम पहली बात किसको बता रहा है? दिशा को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। किसकी दिशा को? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। आई बात सबको समझ में? और इनकी दिशाएं सदैव किस प्रकार होती है कि उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब जिन जिन चीज़ों से उसका जनरेशन हुई है, किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की और इंड्यूस्ड करंट की, उन सब को वो क्या करेगी? अपोज करेगी। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 7 यही है बेटा। पार्ट के पीछे ये अपने वो जो ऑब्जेक्टिव है ना, अबसद वाले सवाल, बहुचयनात्मक वाला MCQ 7 के लेंज का नियम क्या देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। ओनली फॉर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। यानी कि जो कल हमने फेराडे लॉ में नेगेटिव साइन लगाया था ना, सेकंड लॉ में, वो किसने दिया था? लेंज ने दिया था। किसने दिया था? लेंज ने। तो लेंज का नियम क्या हो गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एकदम शब्द से शब्द भिड़ा के रटा हुआ होना चाहिए, तो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। मीन्स in every state of electromagnetic induction the direction of induced EMF
and induced current is in such a way that these will oppose या repel all those factors by which these are generated। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि उन सब फैक्टर्स को अपोज करती है जिसके कारण इसकी जनरेशन हुई है। और ये किस पर बेस्ड है? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित क्यों है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर से सुन लीजिए। लेंज का नियम अगर तुम्हें पूछता है तो क्या लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। मीन्स इन एवरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट दोज विल oppose या repel all those factors by which these are generated and it is based on conservation of energy, यानी यह ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है। अब बात आती है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना कैसे करता है। तो इसके लिए मैं दो चित्र बना देता हूँ और इसका जो फॉर्मूला है वही है ये E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अगर यह माइनस हटा दूँ तो फेराडे का नियम बन जाएगा। और अगर फेरो की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो एन डी फाइव बी अपॉन डी टी माइनस। और ये फॉर्मूला तो उधर भी अपन ने लिखा था। तो आपको ध्यान रखना, अगर फेराडे का नियम पूछे तो ये माइनस यहाँ से हटाना है आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये तो बन गया फेराडे का लॉ, ठीक है। और ये नेगेटिव के साथ में वो बन जाएगा हमारा क्या, लेंज लो। लेकिन फेराडे में यहाँ पे नेगेटिव लगाना है हमको, लेकिन नेगेटिव के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है कि क्यों आया, कब आया, कैसे आया। आई बात समझ में। अब इसके दो चित्र बनाता हूँ मैं, देखना आप लोग कि किसी कोयल के अंदर क्या होता है। अभी मैंने जो आपको बताया था ना कि आप किसी के पीछे भागोगे तो आपसे दूर भागेगा, वो वाली कहानी। जैसे मैं कोई चुंबक है, ये कोई मैग्नेट है और ये कोई कोयल है, ये कोई कुंडली है, तार है, ठीक है। तो अब पहले मैं इस मैग्नेट को इधर लेके आ रहा हूँ, इस साइड में, ठीक है। तो अब ये तो स्टैटिक है, ये कुंडली रुकी हुई है, कुछ नहीं, तार है, वायर लपेटा हुआ कोयल है, ठीक है। और ये एस इधर साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, चुंबक लेके आया, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, मैं इधर लेके आ रहा हूँ इस मैग्नेट को। और अभी मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी के पीछे भागोगे तो वो आपसे दूर भागेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये दूर चला जाएगा, ऐसा जाएगा नहीं, लेकिन ये बिहेव ऐसे करेगा कि ये दूर जा रहा है। तो एक बात बताओ कि एस और एस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। साउथ और साउथ में, यानी दक्षिणी ध्रुव में, सेम पोल में, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। चुंबक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये एन इधर आ रहा है, भाई ये एन ही तो इधर आ रहा है, ध्यान से समझना। देखो ये एन मैग्नेट का इधर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन की तरह बिहेव करने लग जाएगा, एन पोल की जैसे। और एन पोल का मतलब हो गया ये एस है, तो ये डायरेक्शन जो है ये एस लग गई करंट की, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। आई बात समझ में। मतलब ये एन है तो ये एन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो ये अपोज करेगा कि नहीं मेरे पास में नहीं आना। तो नहीं आने के लिए इन दोनों में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। ये तो अपनी जगह ही पड़ी है और इसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये एन है तो ये एन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं इधर नहीं आना। और अब एन एन में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये इधर नहीं आएगी। तो हुआ ना लेंज का नियम कि वो उन कारकों का विरोध कर रही है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इस मैग्नेट ने ही इसमें करंट फ्लो करवाई है, इस चुंबक ने ही इसमें धारा उत्पन्न करवाई है, फिर भी इस चुंबक को भगा रही है कि नहीं इधर मेरे पास में नहीं आना। ये चीज़ समझ में आई। ये एन कैसे बना, एन से एन, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। और ये इसके हिसाब से मैंने डायरेक्शन लगा दी करंट की, ये ऊपर और ये नीचे, मतलब ये हो गई अपनी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट लगा दी मैंने। दूसरा, अभी मैंने आपको कहा था कि आप अगर किसी से दूर भागोगे तो वो आपकी तरफ भागेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को इस साइड में लेके आ रहा हूँ और ये कोयल अपनी जगह है। अब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ, यानी एन दूर जा रहा है। तब ये कहेगा नहीं नहीं दूर नहीं जाना, पास आओ। तो पास आने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, एस बनना पड़ेगा ना, जब भी तो पास आएगा। एन एस में आकर्षण हो जाएगा। एस का मतलब हो गया ये, यानी कि करंट लगेगी क्लॉकवाइज। तो ये लग गई करंट क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। दोनों डायग्राम बहुत बड़ी थीम निकली है यहाँ पर भाई, सीधी बात है। मैं अरे यार जस्ट अ सेकेंड, पेन गिर गया।
भाई सीधी बात है, अभी मैंने आपको कहा था आप किसी के पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागेगा, और आप किसी से दूर भागोगे वो आपके पीछे भागेगा। तो ये तो रुकी हुई है कोयल, कुंडली, तार, और मैं मैग्नेट को इधर ला रहा हूँ, तो ये कुंडली मना करेगी कि नहीं पास में नहीं आना, ये पास आना चाह रही है, तो ये कहेगी नहीं पास नहीं आना। तो पास नहीं आने के लिए एन को अगर मैं पास ला रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, एन ही तो बनेगा, जब भी तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो ये एन में मैंने तीर लगा दिया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट लगा दी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है ये, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है, तो हो गई ना विपरीत दिशा। फिर इस बार मैंने कहा कि चलो पास नहीं आ रही है, दूर जा रही है, तो भी इसका नाटक कुंडली का, कोयल का, कि नहीं दूर क्यों जा रही है, पास आ। तो पास आने के लिए ये क्या बन जाएगी, एस बन जाएगी, एस बन जाएगी, जब भी तो ये पास आए, मतलब पास आने की कोशिश करेगा, एन एस में आकर्षण हो जाएगा। एस का मतलब हो गया ये क्लॉकवाइज, देखो ये तीर लगाए मैंने, तो मैंने डायरेक्शन लगा दी। आई बात समझ में आपको। और ये दो तो बुक में डायग्राम है, अगर इसका उल्टा करता तो मान लो, ये दो तो हो गए जो हमको बनाने हैं। अब मैं एक और दो कंडीशन समझा देता हूँ आपको। मान लो ऐसा होता तो कि ये इधर आ रही है, अब बताओ इसके अंदर ये कोयल ऐसे बनेगी, यहाँ पे तार गलत कट गया, अब ये एस इधर आना चाह रहा है, तो ये क्या करेगी, नहीं एस को नहीं आने देगी। तो एस को नहीं आने देगी तो ये क्या बन जाएगी, ऐसी तो बनेगी, जब भी तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये हो गया प्रतिकर्षण, यानी करंट ऐसे फ्लो होगी इसके अंदर, इंड्यूस्ड करंट। ये विरोध करेगी कि नहीं पास नहीं आना। और अगर इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो एस को, तब ये कहेगी कि नहीं नहीं दूर नहीं जाना, पास आओ। तो एस की जगह ये क्या बन जाएगी, एन। एन का मतलब ये ऊपर जा रही है ऐसे, और ये नीचे जा रही है। आप समझ गए ना एस एन का क्या मतलब है। एस का मतलब ये, यानी कि क्लॉकवाइज, और एन का क्या मतलब है, एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। वीडियो को वापस से देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। एक बार फिर से बता देता हूँ कि लेंज का नियम अगर तुमको पूछता है तो लेंज का नियम क्या लिखना है, ये लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट इट विल अपोज और रिपेल all those factors by which it is generated and it is based on conservation of energy। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फिर ये दोनों सूत्र लगा देने हैं हमको, दोनों में नेगेटिव लगेगा, ध्यान रखना। फेराडे में यहाँ माइनस नहीं था, डायरेक्ट यहाँ लगाया था, लेंज में दोनों जगह माइनस। और ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझा है, ये दो चित्र बनेंगे। भाई सीधी बात है, एन को पास ला रहा हूँ तो ये कोयल कह देगी, कुंडली कह देगी नहीं पास नहीं आना, विरोध कर रही है। तो विरोध कर रही है तो एन का एन ही तो बनेगा, जब भी तो प्रतिकर्षण होगा दोनों में। तो ये एन के हिसाब से ये करंट देखो, ये ऊपर जा रही है तो मैंने ऊपर लगा दी, नीचे आ रही है इधर नीचे लगा रही, तो ऑल ओवर क्या बन गई, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये एन कह रही है कि नहीं मैं तो दूर जा रही हूँ, ये मैग्नेट इधर जा रही है, यानी इससे दूर जा रही है, तो भी इस कोयल को प्रॉब्लम कि नहीं दूर क्यों जा रही है, पास आ रही है। मतलब पास आ रही है तो आने नहीं दे रही है, और दूर ले जा रहे हैं तो दूर भी नहीं जाने दे रही है। आई बात समझ में। तो एन का एस बन गया यहाँ पर, तो एस के कारण ये क्या बन गई है, एस के हिसाब से ये नीचे तो इधर नीचे, ये ऊपर तो ये ऊपर, और ये बन गई हमारे क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब इस क्वेश्चन का आंसर, अब थोड़ा ध्यान देना, जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो वीडियो को यहीं से छोड़ देवें, और जो समझदार लोग हैं वो यहाँ से वीडियो आगे देखें। यहाँ से आगे अब मैं भी कुछ बोलूँगा समझ में कम आएगा कि ये ऊर्जा संरक्षण पर क्यों आधारित है, वाई, इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। डरना नहीं है, टेंशन मत करो, ये क्वेश्चन छपेगा। अगर लेंज का नियम पूछता तो इतना ही लिखना है आपको, लो लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, और चाहो तो डायग्राम बना देना। आई बात समझ में। क्या करना है, अगर लेंज लो पूछता है, लेंज का नियम पूछता है, तो चित्र बना दिया और फॉर्मूला लिख दिए, और जो स्टेटमेंट था, कथन था, वो लिख देना। ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की पालना क्यों करता है, कैसे करता है, समझिए कि लेंज लो जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड क्यों है, कैसे एक्सप्लेन कीजिए उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं तुमको बता देता हूँ ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या हुआ। सबको पता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ कि एनर्जी को ना तो हम क्या बोलते हैं जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सुनना है इसका आंसर, और एक मेरी बात मानो तो आप वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से देख लो वापस से, पूरा 20 मिनट वेस्ट होगा आपका, लेकिन मजा आएगा आपको। फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखना ताकि ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डाउट्स आने वाले हैं। ध्यान से सुनना भाई। अभी मैंने चित्र क्या बनाया वो वापस बनेगा इसके अंदर, इधर एस, ये एन, और ये कोयल। तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो ये कहेगी नहीं इधर नहीं आना,
तो ये क्या बनेगी, एन बनेगी। जब भी तो दोनों में मना हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, एन एन में रिपल्सन। ये तीर ऊपर जा रहा है तो इसलिए इस तार में इधर लगा दी, ये नीचे जा रहा है इसलिए इस तार में नीचे लगा दी। तो इसके हिसाब से अब हमें पता चल गया ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। और दूसरा चित्र एक और बनेगा, एन और एस, ये इधर आ रही है तो भी इस कोइल का नाटक कि नहीं दूर क्यों जा रही है, पास आ। साली जब पास आ रही थी जब आने नहीं दिया, अब दूर जा रही है तो दूर जाने नहीं दे रही है, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वो कहानी सुनाई थी। तो ये एन उधर जा रहा है तो ये कहेगा नहीं नहीं दूर नहीं जाना, पास आओ, तो एस बन गया ये। तो ये नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे मतलब नीचे, ये ऊपर मतलब ऊपर। ये 2 डायग्राम बना के इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। और पूरा रामायण जो अभी तक बोली वो वापस लिखनी है। और अब जो सुनना इसका आंसर वाई, कि क्यों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, सुनना है, डरना नहीं, टेंशन मत करो, मैं हूं। कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो हम ये इमेजिनेशन करते हैं, हम ये कल्पना करके चलते हैं कि इस एन के कारण इसको दे देंगे चित्र 1, इसको दे देंगे चित्र 2, डायग्राम 1, डायग्राम 2। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं, हम ये कल्पना कर रहे हैं कि जो चित्र 1 है, जो हमारा डायग्राम 1 है, उसके अंदर ये एन की जगह क्या बन गया, एस बन गया। यानी कुंडली जो है वो उत्तरी ध्रुव की जगह क्या बन गई, दक्षिणी ध्रुव बन गई। यानी जो कोइल जो है वो नॉर्थ पोल की जगह क्या बन गई, साउथ पोल बन गई। चलो ठीक है, मान लिया, हम ये ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये नॉर्थ पोल की जगह क्या बन गई, साउथ पोल बन गई। तो अगर ये साउथ पोल बनती है तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण होगा। यानी कि अगर चित्र 1 के अंदर हम ये मानते हैं, हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जो ये कुंडली जो है उत्तरी ध्रुव की जगह दक्षिणी ध्रुव बन गई, यानी कोइल जो है वो एन की जगह क्या बन गई, एस। तो अभी तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यानी रियलिटी में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और यहाँ पे 2 कहानियां चलेगी, एक रियलिटी एक इमेजिनेशन। तो रियलिटी में तो इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ना ये एस बनी ना कोई बात। जब पहले चित्र के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि एन की जगह क्या बन गई, एस बन गई। तो अगर एस बन गई, अगर ये एस बन गई तो एन और एस में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। होगा दिखती बात है, ये कल्पना है टोटल, यानी अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अगर ऐसा होता है तो एन और एस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक है, वो इस कुंडली की तरफ त्वरित होगी, यानी एक्सीलरेट होगी, एक्सीलरेशन होगा, यानी खींचेगी इसकी तरफ, आकर्षण होगा। तो क्योंकि ये तो रुकी हुई है और ये इधर खींचेगी, यानी इस चुंबक के अंदर क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि ये जो मैग्नेट है वो एक्सीलरेट हो जाएगी। तो और ऐसा जब ये एक्सीलरेट होगी तब इसके अंदर, इस कोइल के अंदर, कुंडली के अंदर क्या होगा, जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी ना, इंड्यूस्ड करंट, वो भी बढ़ेगी, इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ने लग जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट अगर बढ़ने लग गई, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट अगर बढ़ने लग गई तो इस मैग्नेट पे वापस से जो है फोर्स जो है वो ज़्यादा लगने लग जाएगा। क्या लगने लग जाएगा, बल जो है वो ज़्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है। और बल जब ज़्यादा लगेगा तो और ज़्यादा त्वरण बढ़ेगा, और ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि F बराबर ma होता है इस कारण से, ठीक है। और ये बल कौन सा, चुंबकीय बल की बात कर रहा है, क्योंकि F बराबर ILB होता है, I बढ़ेगा तो F बराबर ILB, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। और F बराबर ma होता है तो इस कारण से ये त्वरण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखना इधर क्या हो रहा है यहाँ पर, कि सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि चित्र 1 के अंदर ये उत्तरी ध्रुव की जगह कुंडली किसकी तरह व्यवहार कर रही है, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रही है। यानी ये जो कोइल है वो एन की जगह, और ये वाले जो इमेजिनेशन के जो डायग्राम है वो नहीं बनाना है, वो सिर्फ भाषा लिखनी है, चित्र तो यही बनेगा। आई बात समझ में, क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव की जगह क्या बन गया, दक्षिणी ध्रुव बन गया। यानी कि पहले चित्र के अंदर वो नॉर्थ पोल की जगह कोइल क्या बन गई, साउथ पोल बन गई। तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होना चाहिए था,
इन दोनों में, एन एन में। लेकिन अब ये एस बन गई तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन की जगह क्या होने, यहाँ रिपल्सन हो रहा था लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा भाई, ये इसको खींचेगी, अट्रैक्शन होने का मतलब आकर्षण हो रहा है, तो ये इधर ज़्यादा आएगी, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी ये त्वरित हो जाएगी। ये कौन, चुंबक त्वरित हो जाएगी, मैग्नेट एक्सेलरेट हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा इधर आएगी उतनी इस कोइल के अंदर जो है वो करंट बढ़ेगी, विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, सॉरी उत्पन्न होगी, विद्युत धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी। और F बराबर क्या होता है, ILB, ये 7 चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है ILB, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा धारा इसमें ज़्यादा उत्पन्न होगी, करंट जनरेट होगी, उतना इसमें चुंबकीय बल ज़्यादा उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा। और F बराबर क्या होता है, MA, ठीक है। तो बल ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा, यानी एक्सीलरेशन ज़्यादा जनरेट होगा। और ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा तो जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, 12mv², क्योंकि त्वरण अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेग भी तो परिवर्तन हो रहा है, और द्रव्यमान तो नियत है, कांस्टेंट है, मास, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और आप सबने 10th क्लास में पढ़ा था H बराबर I²RT, ये है उष्मा यानी हीट। अगर इसमें मैं समय का भाग लगा दूं, टाइम का डिवाइड कर दूं, तो T से T कट गया तो I²R, और ये हो गया उष्मा बटा समय, यानी कि हीट बटा टाइम। तो किसी में भी टाइम का डिवाइड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दर, यानी रेट। तो ये I²R को मैं क्या कह सकता हूँ, उष्मा की दर, यानी रेट ऑफ हीट, क्या कह सकता हूँ, रेट ऑफ हीट। और तो इसका मान जो रेट ऑफ हीट का है, उष्मा की दर का मान भी बढ़ने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, उष्मा की दर बढ़ गई, ना कि उष्मा बढ़ गई, उष्मा की दर बढ़ गई, यानी कुंडली ज़्यादा जल्दी जल्दी गर्म होने लग जाएगी, यानी रेट ऑफ हीट भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऊर्जा थी वो साली उत्पन्न हो गई, यानी एनर्जी जो है वो जनरेट हो गई। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फेल हो गया, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है कि ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर तो देखो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब ये जो कल्पना है वो गलत है, ये जो इमेजिनेशन हमने की है वो टोटल रॉन्ग है। एन के कारण यहाँ पर एन ही बनेगा। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की पालना कर रहा है 100%। अभी आधा हुआ आंसर हो, एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ, पहले पूरा हिंदी में बोलता हूँ फिर पूरा इंग्लिश में बोलता हूँ, एक एक शब्द का ध्यान देना। बहुत लोगों को मज़ा आया होगा कि सर क्या टीचर हो आप, तो मैं हूँ बेटा। इतना एक्सप्लेन तो लेंज ने भी नहीं किया होगा। देखो इधर कि इस चित्र के अंदर भाई जब वो पास आ रही है तो वो आने नहीं दे रही है, ये कोयल है, कुंडली है, चुंबक है, तो आने नहीं दे रही है, तो एन का एन बनेगा, जब भी तो आने नहीं देगी, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और ये दूर जा रही है तो भी दूर नहीं जाने दे रही है कि नहीं पास आ, ये कौन सा सिस्टम है। तो ठीक है, एन एस बन गया। और डायरेक्शन कैसे लगाई मैंने, ये ऊपर है तो ये ऊपर, ये नीचे है तो नीचे, ये नीचे है तो नीचे, ये ऊपर है तो ऊपर। ठीक है, अब हम चित्र 1 के अंदर ये कल्पना कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर हम ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये जो उत्तरी ध्रुव बन गया, यानी कि ये जो नॉर्थ पोल बन गया कोयल, वो उत्तरी ध्रुव ना बन के क्या बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव बन रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, हम ये मान रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल की जगह वो क्या बन गया, डायग्राम 1 के अंदर साउथ पोल बन गया। तो अगर साउथ पोल बन गया तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी होना तो दोनों के अंदर रिपल्सन चाहिए था, प्रतिकर्षण होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो आकर्षण होने के कारण ये जो चुंबक है वो, यानी जो मैग्नेट है वो कोयल की तरफ, कुंडली की तरफ क्या होगी, त्वरित होगी, एसिलरेट होगी। और एसिलरेशन कौन, ये इधर जाएगी। और एसिलरेशन के कारण क्या होगा, इस कोयल के अंदर, इस कुंडली के अंदर ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा जनरेट होगी। इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा जनरेट होगी, उसके कारण इस कुंडली में बल ज़्यादा उत्पन्न होगा, यानी कि फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा। और फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा, इस कारण से कुंडली में ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ज़्यादा एसिलरेशन जनरेट होगा। और ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, इसके कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और उष्मा की दर बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हीट बढ़ जाएगी, ना कि उष्मा, ना कि हीट, रेट ऑफ हीट, उष्मा की दर बढ़ जाएगी, अर्थात ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी।
गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई तो ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई, इसका जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियमों के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हम ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। बट अगर ऐसा ये सब पॉसिबल हुआ तो एनर्जी जनरेट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जज साहब ये सिद्ध होता है कि ये जो हमारा लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है, और ये सिर्फ दिशा को बताता है। लेंज लॉ डायरेक्शन को बताता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर के पीछे 7th। एक बार फिर से बताता हूँ, अभी 4 लाइनें और लिखनी है इसके अंदर कंक्लूड करके, कि ये दोनों चित्र बन गए। ये किसका आंसर था कि क्यों ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो ये भाषण पैराग्राफ बना के आना है, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा ये सब मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमको क्या बताना है कि देखो सीधी बात, लेंज का लॉ पूछे तो लेंज लॉ लिख दिया, किस पर बेस्ड है वो पता है, क्यों बेस्ड है एनर्जी पर, तो वो उसका भाषण लंबा चलेगा। ये 2 चित्र बन गए, ये इधर आई तो आने नहीं दिया तो प्रतिकर्षण हो गया, ये दूर गई तो भी दूर जाने नहीं दिया तो अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन के लिए दोनों को अलग अलग बनना पड़ेगा और रिपल्सन के लिए दोनों को सेम बनना पड़ेगा। कि चित्र 1 के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कुंडली का जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो प्रतिकर्षण होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन रिपल्सन की जगह होगा अट्रैक्शन, आकर्षण। तो आकर्षण होने के कारण ये कुंडली इधर त्वरित, ये कुंडली की तरफ चुंबक त्वरित होगी, भाई आकर्षण होगा तो खींचेगी ना इसको, अट्रैक्शन होगा यानी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के कारण इस कोयल के अंदर धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी, धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी, करंट इंड्यूस, करंट जनरेट ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ऊष्मा की दर यानी रेट ऑफ हीट बढ़ेगी। इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो गई, जो कि संभव नहीं है। यानी कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों की पालना करता है, कंफर्म करता है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है, ऐसा संभव है। अब लास्ट में 4 लाइन और ये लिखनी है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि मैं इस चुंबक को इधर ला रहा हूँ, मैं इस मैग्नेट को इधर ला रहा हूँ, तो ये मैग्नेट को इधर लाने के लिए भी तो बेटा कार्य करना पड़ेगा, इस चुंबक को इधर लाने के लिए भी तो कार्य करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। यानी कि अब ये जो चुंबक को गतिशील करने के लिए, यानी कि मैग्नेट को मोशन करवाने के लिए भी तो मुझे प्रेरित चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? प्रेरित चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, प्रेरित विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और ये मुझे करना पड़ेगा बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना आपको अभी कि बाह्य कार्य करना पड़ेगा। मैं इसको इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो हमें इसको इधर लाने के लिए चुंबक को, या चुंबक को दूर ले जाने के लिए, यानी चुंबक को गति करवाने के लिए, मैग्नेट को मोशन करवाने के लिए मुझे प्रेरित चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। किसके रूप में? बाह्य कार्य के रूप में, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क के रूप में वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क के रूप में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो बाह्य स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य, कोई स्रोत है, सोर्स है, जैसे मैं ही लेके आ रहा हूँ इसको, तो बाह्य स्रोत जो है, सोर्स जो है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो जूल का जो अपना सूत्र है, जूल का यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, H = I² RT, इन दोनों का मान बराबर होगा। आई बात समझ में? फिर से बताता हूँ कि अगर मैं कुंडली को गति करवाना चुंबक को गति करवाना चाह रहा हूँ, मैग्नेट को मोशन करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे प्रेरित चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या, कहाँ से करना पड़ेगा? स्रोत से, बाह्य स्रोत से। यानी मुझे अगर इस मैग्नेट को मोशन करवाना है तो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क कराना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो ये जो बाह्य कार्य है स्रोत द्वारा किया गया, यानी एक्सटर्नल वर्क जो है सोर्स ने जो किया, वो किसके इक्वल होगा? H = I² RT। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, जूल का उष्मीय प्रभाव है, उसके बराबर होगा। ठीक है, ये जो कार्य W हम करेंगे वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों, उष्मा जो है, उष्मा एक तरह की ऊर्जा है, हीट एक तरह की एनर्जी है, और ये कार्य वर्क दोनों एक दूसरे के बराबर है। और कार्य ऊर्जा अगर बराबर हो रही है, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध हो रही है, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन की जो मतलब कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। ये पूरा आंसर है। फर्स्ट में तो क्या लिखना है कि अब पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको पढ़ना कहाँ से। ये रहा बेटा पूरा,
लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो बोर्ड की ऑफिशियल बुक से ये पैराग्राफ पूरा छापोगे तब इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला। ठीक है, पूरा पहले इसको पढ़ो, फिर वापस से वीडियो को देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये जो लास्ट की लाइन है जो बताई कि कार्य जो है वो उष्मा का जूल के बराबर हो जाएगा, H बराबर I² RT बराबर वर्क हो जाएगा, ये है यहाँ पे, इसका डेरिवेशन है आगे, यहाँ पर 2-4 पेज आके वर्क ये आ गया, और ये H ये रहा, H बराबर I² RT से ये फॉर्मूला निकाला, तो ये W और ये H दोनों बराबर आ गए। देखो, तो इसको कंक्लूड करके वहीं पे लिख दिया, हीट उष्मा, और ये W वर्क कार्य, और ये हीट उष्मा, दोनों का मान समान आ रहा है। देखो RHS दोनों की बराबर आ रही है, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड है। तो यहाँ से आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ना और वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ पूरा, कि लेंज का नियम कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन समस्त कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। स्वाहा। आया मजा? पंडित जी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या है कि in every state of electromagnetic induction, the direction of induced EMF and induced current is such a way that these will oppose all the factors by which these are generated. This is the Lenz law. It is based on conservation of energy. ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, फिर दो चित्र बन जाएंगे, दो सूत्र लिख जाएंगे, E बराबर माइनस d∅b/dt, यानी E बराबर माइनस n(d∅b/dt), n फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स उस कुंडली के अंदर, और जब कुंडली पास आएगी तो आने नहीं देगी, प्रतिकर्षण हो जाएगा, और जब दूर जाएगी तो जाने नहीं देगी दूर, तो यानी अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ऊर्जा संरक्षण पर क्यों आधारित है कि हम ये चित्र, इसके अंदर ये चित्र बनाने हैं, फिर हम मान के चल रहे हैं कि पहले चित्र के अंदर वो n की जगह क्या बन गया, s, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण की जगह क्या हो गया, आकर्षण, अट्रैक्शन, जिसके कारण ये चुंबक जो है वो त्वरित होगी, एसिलरेट होगी। इससे कारण क्या होगा, इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा जनरेट होगी, उत्पन्न होगी। इससे कारण बल का मान बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो त्वरण बढ़ जाएगा, एसिलरेशन बढ़ जाएगा। इससे कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और उष्मा की दर, रेट ऑफ हीट बढ़ जाएगी। इसका मतलब उष्मा जो है उत्पन्न होने लगी, ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई, हीट जो है वो जनरेट होने लग गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये अगेंस्ट है किसके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। फिर एक पैराग्राफ और लिखना है कि इस चुंबक को गति करवाने के लिए, मैग्नेट को मोशन करवाने के लिए भी हमें प्रेरित चुंबकीय बल यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किसके रूप में, बाह्य कार्य यानी एक्सटर्नल वर्क के रूप में कार्य करना पड़ेगा। कहाँ से, स्रोत से। और ये जो बाह्य कार्य है वो H बराबर I² RT यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल का उष्मीय प्रभाव, उसके दोनों के बराबर होता है, कार्य और उष्मा का मान बराबर होता है। अतः ये सिद्ध होता है कि ये जो लेंज का नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसका आंसर तुम लोग पूरा वीडियो 3-4 बार देख के, और पूरी किताब को जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताया, बोर्ड वाली बुक से हो, आलतू फालतू किताबों से नहीं, बोर्ड वाली बुक से, ऑफिशियल बुक से पढ़ के और अपने मन से रफ में इसका आंसर बना के और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, तब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भेजूंगा। थैंक यू।